Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th का चैप्टर एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल्स और अभी तक हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स का हम मास कैसे मेजर करते हैं, हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम मॉलिक्यूल्स का मास कैसे मेजर करते हैं। तो ये सब चीजें हम अभी पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम अपनी नॉलेज को थोड़ा ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि एक आयन क्या होता है या एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। और ये सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो आप लोगों ने ये भी सीखा है ना कि एटम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को भी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेल वो ही सिंबल्स को कंबाइन करके हम मॉलिक्यूल्स का एक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। तो वेरियस एलिमेंट्स अगेन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरियस कंपाउंड्स को हम एक केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। उस केमिकल फॉर्मूला को बनाने की जर्नी में आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आयन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है। ये सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद केमिकल फॉर्मूलाज बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। आपको केमिस्ट्री आज के बाद आसान हो जाने वाली है, राइट। तो मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि आयंस होते क्या हैं। तो वेल कंपाउंड्स जो होते हैं वो अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बने हुए हों तो उनके अंदर कुछ चार्ज्ड स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। कोई एक स्पीशी ऐसी होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई एक स्पीशी होगी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और वो जो चार्ज स्पीशीज होती हैं उनको हम आयंस कहते हैं। अब ये चार्ज स्पीशीज कौन कौन सी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो आयन जो होते हैं, कई बार ऐसे होगा कि एक सिंगल एटम जिसके ऊपर एक चार्ज आ जाए तो हम उसको आयन बोलेंगे, या एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिनके ऊपर एक नेट चार्ज प्रेजेंट हो, उसको हम आयन बोलेंगे। सिंपल अगर एग्जांपल दूं तो आपको मालूम है कि सोडियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है Na। तो हम अगर सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी हम Na लिखते हैं, ये हमने सिंबल्स वाले लेक्चर में सीखा था, राइट। अब ये तो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा दूं ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगा, ये एक आयन बन जाएगा क्योंकि इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। सिंपल एक और एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास है क्लोरीन जिसका सिंबल है Cl। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक माइनस का चार्ज लगा दिया। ठीक है, तो अब ये एटम नहीं रहा क्लोरीन का, ये क्या बन गया, ये क्लोरीन का आयन बन गया। ठीक है, तो जब हम एटम के ऊपर एक प्लस या माइनस का चार्ज लगा देते हैं वो एक चार्ज्ड स्पीशी बन जाती है और हम उसको बोलते हैं आयन, राइट। तो अब अगली चीज अंडरस्टैंड करने वाली ऑब्वियसली क्या होगी कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कहाँ से आते हैं, तो वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे इस लेक्चर में, डू नॉट वरी अबाउट। बट एटलीस्ट अब आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि अगर हमारे पास एटम्स हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज है तो वेल हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको एक आयन बोलेंगे, राइट। एन आयन कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड और इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन, और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम बोलते हैं कैटायन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, अभी मैंने लिखा था ना Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो सोडियम क्लोराइड, पहली बात है कि अगर आप इसको देखो, ये लिखा मैंने सोडियम क्लोराइड, ओके। इसमें सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है। क्लोराइड में ये Cl क्या है, वेल ये एक नॉन मेटल है। तो ये जो कंपाउंड बना है ये कैसे बना है, ये एक मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बना है। तो जब एक कंपाउंड ऐसा हो जो कि एक मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता है, पहली बात हमेशा याद रखना कि उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और ये आयनिक कंपाउंड किससे बना है, ये चार्ज्ड स्पीशीज से बना है। ठीक है,
चार्ज कैसा है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो सोडियम क्या हो गया, वेल ये हो गया मेरा कैटायन, और ये Cl माइनस क्या हो गया, ये हो गया मेरा एनायन। ठीक है, और जो ऑपोजिटली चार्ज्ड स्पीशीज होती है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, वो पास पास में आ जाते हैं और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दोनों पास पास में आए, दोनों के पास पास में आने से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन दोनों के बीच में जो उनको पकड़ के रखती है और हमारा कंपाउंड बन जाता है जिसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये आयंस हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। सो अब ऐसा भी हो सकता है कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था जिसके अंदर हमने एक एटम लिया था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया, एक एटम लिया था जिसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज लगाया। कई बारी ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिसके ऊपर एक चार्ज हो। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर चार्ज हो और वो हमेशा एक ही स्पीशी की तरह एक्ट करें, वो ऐसे ही एक्ट करें जैसे कि एक एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है ना, बिल्कुल वैसे हमेशा हर जगह पे इकट्ठे मूव करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, ये है एक एटम वाला आयन, और अगर ज्यादा एटम्स हो जो कि इकट्ठे मूव कर रहे हैं एज वन आयन, तो हम उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयन। पॉली मतलब ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मिंग एन आयन। ओके, सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है आयन और हमारे पास है पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन कौन से वाला, जिसके अंदर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिसके ऊपर एक पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, जैसे कि SO4 2-। अब इसका मीनिंग क्या है SO4 2- का, हमारे पास एक सल्फर का एटम था, 4O4 का मतलब है 4 ऑक्सीजन के एटम थे, 5 एटम आ गए ना इकट्ठे, 5 एटम आए इकट्ठे और उनके ऊपर नेट एक नेगेटिव चार्ज है, 2 वाला 2- चार्ज। ठीक है, तो इसके ऊपर 2- एक नेट चार्ज प्रेजेंट है, किसके ऊपर, 5 एटम्स के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा एक पॉली एटॉमिक आयन। सिमिलरली हमारे पास है NH4 पॉजिटिव, राइट, एक नाइट्रोजन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम, और ये सारे इकट्ठे मूव करते हैं और इनके ऊपर एक +1 चार्ज है। जब अकेला प्लस लिखा है उसका मतलब है +1, या अगर अकेला माइनस लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा -1, अदरवाइज उसके ऊपर नंबर साथ में लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा तो दिस इज 2- चार्ज। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि ये जो 5 एटम्स हैं विद +1 चार्ज, ये हमेशा एक इकट्ठे ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। 5 फ्रेंड्स विच आर मूविंग टुगेदर, हियर आल्सो वी हैव 5 फ्रेंड्स विच आर मूविंग टुगेदर। ठीक है, अकेले अकेले कहीं जाना ही नहीं चाहते, हमेशा इकट्ठे ही जाना चाहते हैं। फाइन, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पॉली एटॉमिक कैटायन। अब पॉली एटॉमिक कैटायन क्या होगा, पॉली एटॉमिक कैटायन का मतलब जिसके ऊपर एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि NH4 पॉजिटिव। और अगर पॉलीएटॉमिक एनायन कहा मैंने, तो अगेन एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि SO4 2-, CO3 2-, NO3-। इन सबके क्या नाम होते हैं मैं आपको वो भी इस लेक्चर में आज सिखाने वाली हूँ। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये सब आया कहाँ से, ये अब अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जहां पे मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगी वैलेंसी का, और फिर ये कैसे वैलेंसी को मैं आयन के ऊपर चार्ज के साथ रिलेट करूंगी। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करें, हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, वेल ये क्या है आप सब लोग जानते हो, वेल आप सबने इसको देखा है, इसको आपने खाया है, बहुत ज्यादा खाया है। वेल ये क्या है, वेल आप सब जानते हो, मुझे मालूम है, दिस इज द कॉमन टेबल सॉल्ट। और कॉमन टेबल सॉल्ट को आप क्या बोलोगे कि क्या है, वेल ये कोई भी एक सब्सटेंस है। ठीक है, जैसे कि हमारे आसपास टेबल है, चेयर है, फोन है, लैपटॉप है, पेन है, पेंसिल है, उसी तरीके से ये भी तो एक सब्सटेंस ही है। हमारे आसपास हर एक चीज क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है। अब इस कॉमन टेबल सॉल्ट को मैं आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि ये आयंस से बना होता है, राइट। अब इस सारी अंडरस्टैंडिंग को हम कहाँ से शुरू करें, कैसे इसको डेवलप करें, तो वेल मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी एक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं।
वेल हम किसी भी सब्सटेंस के लिए एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं एंड दैट इज मैटर। सो मैटर क्या होता है? वेल मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस। किसी भी चीज जिसका वजन होगा और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि जैसे कि आपने टेबल के ऊपर पेन रखा तो वो कोई जगह ऑक्यूपाई करेगा, उसकी जगह मुझे कुछ और रखना पड़ेगा तो मुझे उस पेन को हटाना पड़ेगा, तभी मैं उस जगह पे वहां पे पेन की जगह पे कुछ रख सकती हूँ। सो पेन ने एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया, उसका कुछ मास भी है, सो दैट इज गोइंग टू बी मैटर। हर एक सब्सटेंस, हम खुद भी क्या है? हम सब मैटर हैं, राइट? अब मैटर को बनाने वाली चीजें क्या होती हैं? वेल हर तरह का मैटर, उसके लिए कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि दीवार को बनाने के लिए ईंटें चाहिए, वैसे हर एक सब्सटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए जिन्हें हमने एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और वो एलिमेंट्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो, आपने सीख लिया है कि वी हैव 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। हमने उन एलिमेंट्स के सिंबल्स भी सीखा, हमने उन एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में क्लासिफाई भी किया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर एलिमेंट्स नाउ। So there are 118 elements known to us and we represent them in the short form by symbols. उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल सीखे, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। सो आई होप मुझे उन्हें दोबारा से आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट हमने एलिमेंट्स के सिंबल सीखे। फिर उसके बाद हम चलते हैं सिंबल से आगे की कहानी पे। अब सिंबल्स के आगे की कहानी क्या है? वेल सिंबल से आगे की कहानी ये है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होंगे वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे? कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। और उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है उसी को हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं, सो दिस इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन। Na is the symbol of sodium and Cl is the symbol of chlorine. So we can represent now each of the compounds by a chemical formula. For example, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, हमारे कॉमन सॉल्ट की बात करूं, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं by NaCl. So this is the chemical formula of the common salt and the chemistry name of the common salt is sodium chloride. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? गुड। एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। कैसे कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस नाउ। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें मालूम हो कि एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। हर एक एलिमेंट की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसे हम वैलेंसी बोलते हैं। और अब हमारा अगला काम है इस वैलेंसी को अंडरस्टैंड करना और फिर एलिमेंट्स के, कुछ एलिमेंट्स के हम एग्जांपल लेंगे, सारे के सारों की वैलेंसीज नहीं सीखेंगे, बट कुछ एलिमेंट्स की हम वैलेंसीज को फिर याद करेंगे, राइट? पर पहले ऑब्वियसली हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी का मीनिंग क्या है, और इसका मीनिंग है कि हमें ये अंडरस्टैंड होगा कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। ओके, उसको आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल है कि आप सबको मालूम है कि हमारे दो हाथ हैं, मगर अगर आपका और मेरा, ठीक है, किसी ने पीछे से एक एक हाथ बांध दिया, हम सिर्फ अपना एक एक हाथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपका भी एक हाथ है और मेरा भी एक हाथ है और हम दोनों मिलते हैं और हम एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं, हम एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं। ठीक है, तो हम कितने हाथों से हैंडशेक कर सकते हैं? सिर्फ एक ही हाथ से, क्योंकि हमारा एक ही हाथ है, दूसरा तो बंधा हुआ है ना, तो उसको भूल जाओ, राइट? तो हमारा एक ही हाथ है जिससे हम हैंडशेक कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने लोगों से हैंडशेक कर सकते हैं, आप कहोगे एक ही से कर सकता हूं भाई, हाथ ही एक है मेरा, है ना? तो आप क्या हो? आप हो सोडियम और मैं हूं क्लोरीन, और हम दोनों के पास एक एक ही हाथ है और हम दोनों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया और हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होगी और हमारा कंपाउंड बन गया, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया? सोडियम का एक हाथ यूज करके और क्लोरीन का एक हाथ यूज करके। इसका मतलब ये है
कि अगर कोई ऐसा पर्सन हमारे पास आ जाए जिसके दोनों हाथ खुले हों, ठीक है, हमारा तो एक ही हाथ खुला था, मगर ये बीच वाला जो पर्सन है इसके दोनों हाथ खुले हैं, तो ये तो दो तरफ हैंडशेक कर सकता है ना, ये इधर भी हैंडशेक कर सकता है, ये इधर भी हैंडशेक कर सकता है। इसको दो लोग मिल गए, इसने इसको भी हाय हेलो बोल दिया, इसको भी हाय हेलो बोल दिया, तो अब ये वाला जो पर्सन है इसके हैंडशेक करने की कैपेसिटी कितनी है, इसकी हैंडशेक करने की कैपेसिटी 2 है, ठीक है, तो ये दो लोगों से हैंडशेक कर सकता है। इसलिए अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वाले पर्सन का नाम रख दूं कैल्शियम Ca, तो इसकी अब हैंडशेक करने की कैपेसिटी 2 है, इसने अपने एक साइड पे क्लोरीन को हैंडशेक किया, एक और क्लोरीन आया, इसने उसके साथ भी हैंडशेक कर लिया, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि सोडियम की हैंडशेक करने की कैपेसिटी थी 1, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1, उसकी वैलेंसी है 1। कैल्शियम की हैंडशेक करने की कैपेसिटी थी 2, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2, उसकी वैलेंसी है 2। क्लोरीन की हैंडशेक करने की कैपेसिटी है 1, क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, ठीक है। तो कितने एटम्स के साथ वो और जुड़ सकता है, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, या हम उसको बोलते हैं उसकी वैलेंसी, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। सो व्हाट इज वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। So sodium has valency 1, chlorine has valency 1, calcium has valency 2, and you have to learn the valencies of some other elements also. So this is a list जहां पे हमने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, उनके सामने उनके सिंबल्स लिखे हैं और उसके बाद उनकी वैलेंसीज भी लिखी हैं। सो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, उसकी वैलेंसी है 1, ठीक है, वो सिर्फ एक ही हैंडशेक कर सकता है। सोडियम इज Na, उसकी वैलेंसी है 1, पोटाशियम इज K, उसकी वैलेंसी 1, कैल्शियम की वैलेंसी 2, जिंक की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी है 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, फास्फोरस की वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की 2, सल्फर की 2, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की है 1, ठीक है। तो ये कुछ वैलेंसीज हैं जो कि आपको जरूर याद करनी है, और जैसे जैसे हमारी और लर्निंग बढ़ेगी हम और वैलेंसीज को याद करते जाएंगे, बट इतना बेयर मिनिमम है हमारा शुरू करने के लिए। अब यहां तक एल्यूमिनियम तक प्लीज डू रिमेंबर कि ये सब क्या है, ये है मेटल्स, और उसके बाद कार्बन से लेके आयोडीन तक ये सब क्या है, ये सब है नॉन मेटल्स, ठीक है। और एक मेटल और नॉन मेटल मिलके क्या फॉर्म करता है, एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए उसको सबसे पहले आयंस फॉर्म करने होंगे। अब वो आयंस कैसे फॉर्म करता है, उसके लिए एक और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। सो अब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे ही सारे मैटर के, हर एक सब्सटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एलिमेंट्स मिलके एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और हर एलिमेंट की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसे हम वैलेंसी कहते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर एक एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, अगर हम उसको तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो सबसे छोटे पार्टिकल पे पहुंचते हैं, और उस छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एटम। और हर एक एलिमेंट सेम ही तरह के एटम से बना हुआ होता है, उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं और सारे एक ही तरह के होते हैं। तो अगर मैं सोडियम एलिमेंट की बात करूं तो सोडियम एलिमेंट में एक तरह के एटम्स, क्लोरीन एलिमेंट की बात करूं तो क्लोरीन में एक तरह के एटम्स, ठीक है। और जब ये एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो अब कंपाउंड का सबसे छोटा क्या होता है, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट। और मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड के अंदर सब एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। बट अभी मुझे क्या समझाना है आपको कि हम एटम्स के आयंस कैसे फॉर्म करते हैं,
ठीक है, तो हम चलते हैं कि हर एक एलिमेंट के पास सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम, और एटम के बारे में कुछ और जानते हैं सो दैट कि हम उसके आयंस बना सकें। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें एटम को देखना होगा। ठीक है, सो एटम को हम कैसे देखते हैं, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम के अंदर 3 और छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जो सेंटर एटम होता है ना, ये एक स्फीयर की तरह होता है, ठीक है, एक बॉल की तरह होता है, और उस बॉल के सेंटर में प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उनके आसपास चक्कर लगाते हुए प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक फिक्स्ड पाथ के ऊपर चक्कर लगाते हैं, और फिक्स्ड पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। ओके, ऑलराइट, सो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कह सकते हो कि सन सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और उसके आसपास हम चक्कर लगाते हैं, द प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, या अर्थ के आसपास कौन चक्कर लगाता है, मून चक्कर लगाता है। तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जब अर्थ सन के आसपास घूम रही है या प्लैनेट सन के आसपास घूम रहे हैं, तो सेंटर क्या है, सन है। तो यहाँ पे एटम का सेंटर क्या है, एक न्यूक्लियस है। सन भी कुछ चीजों से बना होगा, या न्यूक्लियस भी कुछ चीजों से बना हुआ है। न्यूक्लियस बना हुआ है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, और उसके सन के आसपास क्या है, प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे वो प्लैनेट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आया सबको? ऑलराइट, अब हम थोड़ा सा जानते हैं इन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज, जो प्रोटॉन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और अगर हम एक एटम की बात करें तो एज अ होल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक एटम है, जैसे कि मैंने कहा सोडियम, ठीक है, तो सोडियम के ऊपर मैंने प्लस चार्ज लगाया, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैंने क्लोरीन लिया, उसके ऊपर मैंने एक माइनस लगाया, तो इसका मतलब क्या है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। उसी तरीके से अगर मैं एक एटम की बात करूं, तो एटम के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन्स के ऊपर क्या है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, एंड एज अ होल एटम के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है। अब वो कैसे कैंसिल करेगा, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है ना, वो बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम सी वैल्यू होती है उसकी, और दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। और हम ये देखते हैं कि अगर हम एक एटम देखें तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बराबर, दोनों के ऊपर चार्ज भी बराबर, सिर्फ ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। समझाती हूँ कैसे। जैसे कि आप यहाँ पे ये फिगर के अंदर जो एटम देख रहे हो, इसके अंदर अगर आप ये रेड वाली बॉल्स काउंट करोगे, ये 1, ये 2 और ये 3, ये क्या है, ये 3 प्रोटॉन्स हैं। दीज आर थ्री प्रोटॉन्स। ठीक है, इसके साथ साथ आप बाहर चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काउंट करो, जो कि येलो बॉल्स हैं, तो वो कितने हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो अब ये क्या है, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर है। अब मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है। ठीक है,
+1 चार्ज है, तो 3 के ऊपर कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी बराबर का ही चार्ज है, मगर सिर्फ साइन ऑपोजिट करना है, तो उसके ऊपर मान लो कि -1 चार्ज है। ठीक है, अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, +3 -3, व्हाट विल बी दिस इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा एक एटम में बराबर होगा, उनके चार्ज की वैल्यू बराबर है। ठीक है, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देते हैं, राइट। और न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, वेल न्यूट्रॉन्स एक एटम को उसका मास देते हैं। हमने कहा ना कि हर एक मैटर का कुछ मास होता है, तो एटम का भी तो कुछ मास होगा। वो जो एटम का मास होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। जितना भी एक एटम का मास है ना, हम ये मानते हैं कि वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जितना मास है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका मास ना के बराबर है। अगर आप एक पूरे एटम का मास वे करो और न्यूक्लियस का मास वे करो, आप देखोगे कि सारा का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही आ गया। इलेक्ट्रॉन्स तो ना के बराबर हैं, अगर वो हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता एक एटम के मास को, राइट। सो वेयर इज द मास of the atom concentrated, it is the mass of the protons and the neutrons। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स हमें एक एटम का मास देते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम अगेन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ अपनी बेसिक्स को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करें, सो दैट कि हम अपने बाकी के कंसेप्ट्स को अच्छे से सीख सकें। ठीक है, सो अब हमें क्या सीखना है, हमने तो अब ये सीखना है कि एक एटम आयन कैसे बनाता है, सो दैट कि हम एक आयनिक कंपाउंड बना सकें। तो वेल, एटम जो होता है ना, वो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है, तब वो जाके एक आयन बनता है। ठीक है, एटम अपने जब एटम्स को या गेन करता है या लूज करता है, तो वो एक आयन फॉर्म करता है। अब अगेन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि वो अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्यों नहीं लूज करता। ठीक है, तो वेल प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि सबसे बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो एक एटम के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या गेन करना आसान होता है, न्यूक्लियस में बैठे हुए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को गेन या लूज करना डिफिकल्ट होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए एक एटम बहुत आसानी से या एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, और वो क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तब वो फॉर्म करता है एक पॉजिटिव आयन या कैटायन। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है मैम, तो उसका भी एक आंसर है। उसका आंसर क्या है आपको बता देते हैं। अभी हमने कहा कि ये वाला जो एटम जो आपकी पिक्चर में है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब मान लो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, मैं उसके लिए ई लिख रही हूँ। ठीक है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो उसके पास पहले भी 3 थे, अब भी 3 है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हमने बोला था, -1, -1 इंटू 2, ये कितना बन जाएगा, -2। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज बोला था, +1 इंटू +1, ये कितना बन जाएगा, 3। 3 - 2 क्या रह जाएगा, +1 रह जाएगा ना, राइट। अब मेरे पास ये वाला जो एलिमेंट है, इसका जो भी इसका सिंबल क्या है, वेल जिसके पास 3 प्रोटॉन्स होते हैं, वो वाला एलिमेंट होता है लिथियम, Li, राइट। तो ये जो लिथियम है, अब ये एटम नहीं बचा, उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, और अब उसके पास प्रोटॉन्स का नंबर एक ज्यादा रह गया ना, तो हम उसको एक ज्यादा प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय अ प्लस साइन। ठीक है, अब ये क्या बन गया, Li पॉजिटिव, उसके पास एक +1 चार्ज ज्यादा है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक आयन। और एटम ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है,
तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद अब वो क्या बन गया, वो बन गया एक पॉजिटिव आयन या वो बन गया एक कैटायन। ठीक है, ऑलराइट। अब उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ऑल्दो ये वाला जो एटम है लिथियम का, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखता, ये लूज करने की इसको इच्छा होती है। क्यों इच्छा होती है वो एक मिनट में भी आपको बताती हूँ, बट अभी के लिए आप इतना इमेजिन करो कि ये वाला ही एटम है, ठीक है, इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये एक अब इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका नंबर कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है -4 चार्ज, 3 प्रोटॉन्स का मतलब है +3 चार्ज। तो अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक -1 चार्ज बढ़ जाएगा ना, बाकी 3 और 3 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, माइनस चार्ज बढ़ गया, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Li माइनस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे ना, है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक नेगेटिव आयन या जिसको हम बोलते हैं एनायन, राइट। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके पास एक प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, राइट। और हम एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन बनेगा। एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम उसको कैटायन बोलते हैं, एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम उसको एनायन बोलते हैं, और दोनों को इकट्ठे मिला के हम क्या बोल देते हैं, एक आयन। एंड एन एटम लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स एन आयन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब आप ये भी पूछोगे कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है, कोई लूज क्यों कर रहा है, इसके बारे में अब हम अपनी हायर क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, कुछ आपको अगेन बीच बीच में जितना भी पॉसिबल होगा मैं समझाती भी जाऊंगी, बट अभी के लिए आप इतना आई होप अंडरस्टैंड किए कि कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, कुछ गेन कर सकते हैं। जो लूज करते हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं, जो गेन करते हैं वो एनायन फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बता सकती हूँ कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एनायंस फॉर्म करते हैं। लेट अस सी नाउ अ फ्यू आयंस। ओके, सो फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमने सिंबल क्या देखा, इट इज H। उसकी वैलेंसी क्या है 1, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1। अब अगर मैं H के ऊपर एक पॉजिटिव लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वो बन गया है एक H पॉजिटिव आयन। ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों लूज किया, क्योंकि उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है या उसकी जो वैलेंसी है वो है 1। तो जो उसकी वैलेंसी होगी उसका वही नंबर वो इलेक्ट्रॉन्स का या तो गेन करेगा या लूज करेगा। अगर लूज करेगा तो उसके ऊपर हम प्लस साइन लगाएंगे, और अगर वो गेन करेगा तो हम उसके ऊपर माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो अ लिस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयंस, जो कि आपको अपनी इनिशियल लर्निंग के लिए जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन। उसकी वैलेंसी थी 1, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, H पॉजिटिव फॉर्म करेगा। सोडियम अगेन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव, पोटाशियम K पॉजिटिव, सिल्वर विल बी फॉर्मिंग Ag पॉजिटिव, कॉपर विल बी फॉर्मिंग Cu प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Cu प्लस फॉर्म कर रहा है। और आप यहाँ पे इसके नाम में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कॉपर 1। अब हमने ये कॉपर 1 क्यों लिखा है, वेल अगर आप लिस्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे कॉपर 2 भी दिखाई देगा। तो कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकते हैं वेल उनको हम कहते हैं कि उनके पास वेरिएबल वैलेंसी है। ठीक है, मेरे पास 2 हाथ हैं, कभी मैं एक हाथ यूज कर लेती हूँ हैंडशेक करने के लिए, कभी मैं दोनों ही यूज कर लेती हूँ हैंडशेक करने के लिए।
राइट तो मैं कभी 1 वाली वैलेंसी शो कर देती हूँ, कभी मैं 2 वैलेंसी भी शो कर देती हूँ। तो कॉपर 1 क्या होगा, कॉपर 1 का मतलब है कि ये वाला जो कॉपर है वो 1 वैलेंसी शो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Cu+ फॉर्म करेगा। जो कॉपर 2 लिखा है उसका मतलब है कि ये 2 वैलेंसी शो कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu+2 फॉर्म करेगा। ठीक है, ऑल राइट उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो कैल्शियम, तो कैल्शियम इज ऑल्सो Ca+2, जिंक इज Zn+2, मैग्नीशियम इज Mg+2। अगेन अगर आप आयरन को देखोगे तो आयरन के आगे 2 और 3 लिखा है, इसका मतलब है कि आयरन के या 2 हाथ हैं या 3 हाथ हैं। कितने हैं, 3 हाथ हैं उसके, मगर वो कभी 2 यूज कर लेता है, कभी वो 3 यूज कर लेता है। तो आयरन की भी वेरिएबल वैलेंसी है, या वो 2 की वैलेंसी शो करेगा या वो 3 की वैलेंसी शो करेगा। अगर 2 की वैलेंसी शो करेगा तो Fe+2 होगा, अगर वो 3 की वैलेंसी शो करेगा तो Fe+3 होगा, और एल्यूमिनियम इज ऑल्सो Al+3। ठीक है, तो ये कुछ बेयर मिनिमम है जो कि आपको आयंस याद करने हैं। तो पहले क्या याद करना है, उनके सिंबल्स याद करने हैं, फिर आपको उनकी वैलेंसी आ गई तो वैलेंसी आपको पता है कि अब इतना नंबर इलेक्ट्रॉन्स का वो लूज करके आयन फॉर्म करेंगे, तो वो आप उसको प्लस के साथ नंबर को लिख के उसके सुपरस्क्रिप्ट पे राइट आप उसको यहाँ पे लिख दोगे, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द आयन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन, तो क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl, उसकी वैलेंसी है 1। ठीक है, 1 हैंडशेक करता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन कर रहा है इसलिए हमने इसको यहाँ पे -1 लिखा है। सो द क्लोरीन एटम दिस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स द क्लोराइड आयन। ओके, और अगेन प्लीज डू रिमेम्बर, जहां पे हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, उनका नाम अगर आपको लिखना है तो सिंपल आपको लिख देना है, जैसे कि हाइड्रोजन था राइट, तो हमने उसको लिख दिया हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ वो पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है। जहां पे जो नेगेटिव होते हैं ना, हम उसको क्लोरीन आयन नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने ईन को हटा के क्या बना दिया, इसको क्लोराइड बना दिया। इसके पीछे क्या लगा दिया हमने, आइड, ये लगाया। ऑल राइट, तो ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं, एनायंस होते हैं, इनके नाम के अंदर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। फाइन, सो अगेन आपके पास एक और लिस्ट आ गई जो कि आपको याद करना है। काफी होमवर्क है आप लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें आपको याद करनी है, पर जब तक आप इनको याद नहीं करते तब तक आप फॉर्मूलाज को नहीं लिख पाओगे। ओके, आपको फॉर्मूला मेकिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी, बट उससे पहले आपको होमवर्क ये रहेगा कि ये सारे के एलिमेंट्स की वैलेंसीज और उनके आयंस को कैसे लिखते हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सो नाइट्रोजन की वैलेंसी थी 3, हमने उसको लिखना है N3- और उसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। P3- will be phosphide, O2- will be oxide, S2- will be sulfide, Cl-1 will be chloride, Br- is bromide, I- is iodide, and H- is hydride। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है, लूज भी कर लेता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो H+ फॉर्म करेगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो दिस विल बी फॉर्मिंग H- आयन, इसे हम बोलेंगे हाइड्राइड आयन। आइड लगाया है पीछे सब में, आप देख सकते हो, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। सो ये अब आप लोगों का होमवर्क है कि आपको इन सबको याद करना है। सो नेक्स्ट अब हमने सीखना है द लिस्ट ऑफ द पॉली एटॉमिक आयंस, वो ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज प्रेजेंट होता है और वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर कि ये जो आयंस होते हैं जिनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है, वेल हम उनको रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। कई जगह पे आपको ये रेडिकल लिखा हुआ दिखाई देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रेडिकल क्या होता है। तो इन्हीं आयंस को हम रेडिकल्स भी बोलते हैं।
ठीक है। अब अगर हमारे पास एक सिंगल एटम हो, वो एक आयन फॉर्म करता है, जैसे कि हमने कहा कि Na पॉजिटिव है, राइट। Na पॉजिटिव क्या हो गया, सोडियम का एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये एक ही एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो वेल हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक सिंपल रेडिकल। मगर जहां पे हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम्स आ गया, वो एक आयन की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एक कंपाउंड रेडिकल। ठीक है। एक सिंगल एटम जब ग्रुप ऑफ के ऊपर चार्ज होगा तो हम उसको बोलेंगे सिंपल रेडिकल। एक ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर अगर चार्ज होगा तो हम उसको बोलेंगे कंपाउंड रेडिकल। ओके, सो हियर वी हैव नाउ ऑल द आयंस दैट यू हैव टू लर्न। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अमोनियम आयन, इनके नाम याद करने जरूरी हैं आप लोगों के। अमोनियम आयन इज NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर +1 चार्ज है। हाइड्रोक्साइड OH-1, नाइट्रेट इज NO3-1, नाइट्राइट इज NO2-1। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये वाले जो दो आयंस हैं, ये वाले जो दो आयंस है नाइट्रेट और नाइट्राइट, इन दोनों में फर्क क्या है। दोनों के पास पहली बात है सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के दोनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक में ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है, एक में ऑक्सीजन का नंबर कम है। हमेशा याद रखना कि अगर आपको के पास एक ऐसा आयन हो जिसमें दोनों एलिमेंट्स सेम है, उनमें से एक ऑक्सीजन है और एक कोई दूसरा एलिमेंट है, उस केस में अगर आपके पास जिसका भी ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है उसके पीछे आप लगाना 8, और जिसका नंबर कम है जिसपे उसके पीछे लगाना 8। ठीक है, तो हमारे पास है NO3- नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमने पहले क्या लिखा, हमने पहले नाइट्रोजन का नाइटर लिखा, ठीक है, और उसके पीछे क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। और NO2- में एक ऑक्सीजन का नंबर कम है तो 8 की जगह पे क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। ठीक है, तो जिसके पास ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा वो 8, जिसके पास ऑक्सीजन का नंबर कम वो 8। अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि ऑक्सीजन के साथ एक आयन फॉर्म कर रहा है, जैसे कि ये CO3 2-, अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक ही आयन है, ठीक है, जिसमें कार्बन का नंबर सेम हो। ठीक है, एलिमेंट का नंबर सेम होना चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन का नंबर वेरी कर रहा है। तो मेरे पास कार्बन विद 3 ऑक्सीजन वाला एक ही आयन है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक कोई CO2 2- हो, ऐसा या कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ मेरे पास कार्बन, एक एटम कार्बन के साथ 3 एटम कंबाइन करके बनने वाला ही एक आयन है, और इसलिए इसके नाम में आप कार्बन का पीछे क्या लगा दोगे, 8 लगा दोगे। ठीक है, अगर वो एक ही कंपाउंड रेडिकल फॉर्म कर रहा है तो 8 ही लिखना है। अगर वो 2 फॉर्म कर रहा है तो जिसमें ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है उसके लिए आप 8 यूज करो, और जिसमें ऑक्सीजन का नंबर कम है उसके लिए आप 8 यूज करो, और आपके नाम याद हो गए। ठीक है, अब कार्बन के साथ हमारे पास एक और आयन है, मगर उसके अंदर 2 कार्बन के एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है, 2- चार्ज है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सलेट। ये आपको याद करना पड़ेगा। कार्बोनेट मैंने आपको बता दिया। अगला एग्जांपल आप देख सकते हो, सल्फेट और सल्फाइड, दोनों में एक एक सल्फर है, एक में 4 ऑक्सीजन है, एक में 3 ऑक्सीजन है, तो ऊपर वाला जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है वो बन जाएगा 8 सल्फेट, और नीचे वाला बन जाएगा 8 दैट इज सल्फाइड, और दोनों के ऊपर 2- चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फेट, दिस इज PO4 3-। देन वी हैव क्लोरेट एंड क्लोराइड, दोनों में क्लोरीन, ऑक्सीजन का नंबर 3, ऑक्सीजन का नंबर 2, तो जिसमें ज्यादा वो 8, जिसमें कम वो 8। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इस तरीके से इन आयंस के नाम याद करने थोड़े आसान होंगे। जिसमें ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा वो 8, जिसमें ऑक्सीजन का नंबर कम वो 8। ठीक है, सो अब हमने क्या सीखा है, हमने सीख लिया है एलिमेंट्स के सिंबल्स, हमने सीख लिया है कि एलिमेंट्स के एटम्स में से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो वो कैटायंस फॉर्म करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो एनायंस फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट काम आता है उनको कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करना, और उस कंपाउंड को एक केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना।
ठीक है। सो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वेल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द केमिकल फॉर्मूला H2O, एंड टेबल सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द केमिकल फॉर्मूला NaCN। राइट, अब हम इन आयंस को यूज करके कैसे केमिकल फॉर्मूला को फॉर्म करते हैं, कैसे हम वेरियस एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्मूलाज को लिखते हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर को एंजॉय किया, और अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। हम आयंस को यूज करते हुए कुछ आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला मेकिंग को सीखेंगे, और सीखेंगे कैसे अगर हमें एक फॉर्मूला गिवन हो तो उसका नाम भी कैसे लिखना है। तो दोनों तरह से सीखेंगे, एक नाम दिया हो तो उसका हमने फॉर्मूला कैसे लिखना है, और अगर हमें फॉर्मूला गिवन हो तो उसका नाम कैसे लिखना है। ये सब कुछ मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगी। ठीक है, तो चले मिलते हैं अगली बारी में। अभी तक के लिए बाय फॉर नाउ। और अगर आपने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू दैट, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अगर आपको ये अच्छे लेक्चर्स लग रहे हैं तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप ऑल्सो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, बाय बाय।